नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है और मुद्दा है बंटवारे में पैंच। खाका तैयार है, बंटवारे का इंतजार है। एम पोर्टफोलियो पर रस्सा कसी बड़े विभागों के लिए अड़े सिंधिया। लीडरशिप से सीएम की मुलाकात बन नहीं पाई है, ऐसा कह रहे हैं कि लगातार मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में होंगे और दिल्ली जाने के बाद अब मध्य प्रदेश में होंगे, लेकिन यहां कई तरह के उनके प्रोग्राम हैं। 12 बजे मंत्रालय पहुंचने की बात कही जा रही है और एमपी बीजेपी की तरफ से जो केंद्रीय नेतृत्व है उनके दखल के बाद अब ऐसा लग रहा है कि बंटवारे का पैच सुलझ जाएगा, क्योंकि खुद हम देख रहे हैं 3 दिनों तक फिर एक बार शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली में रहना पड़ा है। लगातार जैसे ही विस्तार हुआ, विस्तार के बाद ये लगा था कि दूसरे ही दिन बंटवारा हो जाएगा, यानी जो 28 मंत्री शपथ लिए थे ऐसा लगा था कि उनको विभाग मिल जाएंगे, लेकिन टलते टलते आज 5वां दिन है, आज भी विभागों का वितरण नहीं हुआ, बल्कि कैबिनेट की जो बैठक थी उसको भी आगे बढ़ाना पड़ा है। तो फिर सवाल ये कि पैच क्या फंस चुका है या कुछ सुधार इसमें हुआ। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि आज मंत्रालय का विस्तार कर दिया जाएगा, किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलना है यह साफ हो जाएगा। 28 मंत्री है, जिसमें चाहे हम बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों की तो 11 मंत्री उनके। और ऐसा कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने अपने लोगों को मंत्री बनवाने में सफलता हासिल की, अब विभागों के वितरण में भी उनकी चल जाए, ऐसी चर्चा है। और इसी बात को लेकर पैंच फंसा है। कई लोग ऐसे हैं जो मंत्री पद की उम्मीदवारी लगाए बैठे थे कि शायद उन्हें मंत्री बना दिया जाएगा, वो नहीं बने। अब सवाल यह है कि ये पैंच सुलझेगा कैसे। चलिए, यही हमारा मुद्दा है आज, बंटवारे पर पैंच। मेरे साथ कुछ लोग जुड़ेंगे, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में तेजी से घटनाक्रम बदला है। पहले विस्तार को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चलती रही कि किसको मिलेगा विभाग, कौन मंत्री बनेगा। फिर मंत्री जब बन गए तो फिर कई जगह से विरोध के स्वर भी देखने को मिले। दूसरी तरफ अब ये कहा जा रहा है कि विभाग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि किसको कौन सा विभाग मिलेगा। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर किसके हाथ कौन सा विभाग जाएगा। तो लगातार मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चाएं बड़ी तेजी से दिखाई दे रही है। विस्तार हुआ है लेकिन बंटवारे में पैंच नजर आ रहा है और शिवराज सिंह चौहान 12 बजे मंत्रालय जाएंगे, वहां अलग अलग बैठकों में शामिल होंगे। और यह कहा जा सकता है कि अब पैंच जो है वो जो फंसा था उसको दूर कर लिया गया, ऐसी चर्चा है। लेकिन अभी भी नजर आ रहा है कि आखिर 4 दिन क्यों लग गए। चलिए, मेरे साथ आमिर जोड़ा, आमिर से बात करते हैं। आमिर, क्या कहेंगे, ये बंटवारे पर जो पैंच दिखाई दे रहा है, क्या माना जाए आज सुलझ जाएगा? देखिए, उम्मीद तो यही लगाई जा रही है कि जो बंटवारे को लेकर पेंच फंसा हुआ है वो अब सुलझता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे से लौटकर वापस भोपाल पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर पहले दिल्ली से रवाना हो चुके हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अभी कुछ देर बाद जो है भोपाल पहुंच जाएंगे। यहां से वो मंत्रालय पहुंचेंगे और अलग अलग विभागों की बैठक करेंगे। लेकिन जिस तरह से विभागों के बंटवारे को लेकर पेंच फंसा हुआ है, इसको यही माना जा रहा है कि खाका पूरा तैयार है, लेकिन बंटवारे का इंतजार है। और ऐसा पहली बार ही देखने को मिल रहा है जब केंद्र की इतनी दखल मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। लेकिन हर बार ऐसा होता था कि मुख्यमंत्री जो है मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कम समय में ही कर देते और इतना पेच नहीं फंसता था। लेकिन इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया का पेच काफी फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार गिराकर बीजेपी की सरकार बनाने में ज्योतिरादित्य सिंधिया की अहम भूमिका थी। उनके समर्थकों ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था, तो उनको मंत्री तो बनवा दिया है 14 को, लेकिन अब मंत्रिमंडल में जगह मिल गई है तो विभागों का मिलना भी अहम है। लेकिन अब अहम जिम्मेदारी मिल जाए ये भी जरूरी है। इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कल जो है विनय सहस्त्रबुद्धे से दिल्ली में बात की थी। आला कमान से भी लगातार चर्चा की जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी दिल्ली में डेरा था, वरिष्ठ नेताओं से वहां पर बातचीत की गई। लेकिन अंतिम मोहर जो है वो जेपी नड्डा यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष लगाएंगे। आला कमान की आखिरी मोहर सभी विभागों पर लगेगी, यानी किसको क्या विभाग मिलेगा वो तय हो चुका है। लेकिन अब सिर्फ ऐलान होना बाकी है। जिस तरह से पहले भी देखने को मिल रहा था कि आखिर कौन मंत्री बनेगा, वैसे ही पेच अब फंस रहा है कि आखिर क्या विभाग मिलेगा। बने रहिए। अनुराग पटेरिया साहब मेरे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका स्वागत है। सर, कहां पैंच फंस रहा है? हमने देखा विस्तार में काफी देरी हुई, फिर कई जगह के नाम सामने आए, फिर नए नामों को मौका मिल गया, फिर अब वही सवाल कि 5 दिन हो गए विस्तार नहीं, माफ करिएगा, विभाग नहीं मिले। तो कहां पैंच दिखाई दे रहा है?
देखिए, जब बेमेल गठबंधन होते हैं तो इसी तरह की स्थितियां पैदा होती हैं। दूसरी बात यह है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी के नेता कहें, सिंधिया समर्थक कहें कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के भीतर से नाराजगी के स्वर खड़े हो रहे हैं, उससे इस बात को साफ अंदाज कर सकते हैं कि भाजपा के नेता ने भले ही कोई विरोध प्रकट न किया हो, लेकिन मंत्रिमंडल में जगह मिलने को लेकर, विभागों को लेकर एक अलग किस्म की नाराजगी है। और जिस तरह के दबाव भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और सिंधिया की तरफ से पैदा किए जा रहे हैं, उसी कारण से कल मुख्यमंत्री का 3 बार दौरा रद्द हुआ और देर रात तक उनकी नरेंद्र सिंह तोमर से बातचीत चलती रही। दरअसल भले ही उमा भारती कहें कि भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है कि मलाईदार विभाग, हम तो सेवा करना चाहते हैं, लेकिन सच ये है कि राजनीति तो सिर्फ बहाना है। मलाई खाना सबसे बड़ा एक आज की राजनीति का चलन हो गया है। दूसरी बड़ी बात है, भाजपा नेताओं को डर है कि पहले हमारे 22 क्षेत्र गए सिंधिया के समर्थकों के हाथों, अब हमारे 22 बड़े विभाग न चले जाए, क्योंकि कुल मिला के जो विभाग हैं उसमें 50-60 विभागों में शायद 56 या 62 विभाग होते हैं। उनमें से अगर 22 बड़े विभाग, मेजर डिपार्टमेंट सिंधिया समर्थकों के पास चले गए। सिंधिया की तो जिद ये भी है कि जो राज्य मंत्री बनाए जा रहे हैं उनको भी इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाए। दरअसल सिंधिया वही व्यवहार कर रहे हैं जो राजमाता सिंधिया ने 1967 में किया था। लेकिन उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि जब बहुत ज्यादा दबाव होते हैं तो चीजें टूट भी जाती हैं। 1967 में यही हुआ था। थोड़े समय के लिए सम्मिलित सरकार चली और अंत में दबाव से परेशान होकर गोविंद नारायण सिंह वापस कांग्रेस में चले गए थे। तो हुजूर दबाव उतना डालिए, रस्सी को उतना खींचिए जितना टूटे नहीं। अगर चीजें टूट गई तो फिर ना आपके हाथ में कुछ आएगा ना भाजपा के हाथ में। भाजपा तो अभी बड़ा लंबा खेल खेल रही है। वो मध्य प्रदेश के खरगोशों को गाजर इसलिए खिला रही है ताकि राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में या छत्तीसगढ़ में के खरगोशों को आकर्षित किया जाए। तो इतना कि देखिएगा चीजें बहुत ठीक ठाक नहीं है। आज के सारे अखबार में सारी चीजें हैं, जगह जगह से। आप चाहे बिश्नोई की नाराजगी को देख लीजिएगा, चाहे विवेक नारायण सेजवलकर की जो रोप वे को स्थगित किए जाने को लेकर नाराजगी देख लीजिएगा, चाहे ग्वालियर में जगदीश गुप्ता की दुकानों को तोड़े जाने के मामले को देख लीजिएगा। दरअसल एक बेमेल संस्कृतियों का मिलन है। जब तक ये होमोजीनियस नहीं हो जाएंगी, प्रयागराज में जिस तरह यमुना जी और गंगा जी मिलती हैं उस तरह एक नहीं हो जाएंगी, तब तक चीजें ठीक नहीं होंगी। अब ये टीचिंग प्रॉब्लम में चलती रहेगी। बहुत शुभकामनाएं हैं, लेकिन इस चेतावनी जरूर है कि हुजूर चीजों को उतना खींचेगा जितनी चीजें ठीक तरीके से काम करें। लेकिन आप यमुना गंगा की जो मुलाकात की बात कर रहे हैं सर, क्या आपको लग रहा है कि ये हो पाएगा? क्योंकि शुरुआती दौर में यदि ये सब दिखाई दे रहा है, उपचुनाव सामने, चिंता दोनों को होगी। सिंधिया का दाव भी वहीं लगा है कि जब वहां जितनी सीटें हैं वो जीत कर लाए तो ही उनका कद भी बड़ा दिखाई देगा आने वाले दिनों के बाद, जैसे ही उपचुनाव के रिजल्ट सामने आएंगे। और ऐसे में फिर इस जिद को पकड़ लेना क्या उचित है? देखिए, राजनेता अच्छी तरह जानते हैं, मजबूरियों को जानते हैं कि भाजपा की इन दिनों मजबूरी है। भले ही मेजर पार्टी बीजेपी है, लेकिन भले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, लेकिन सत्ता में वो आए हैं तो सिंधिया के कारण। सिंधिया ने बैठाया है। भाजपा के बहुत ही वरिष्ठ मंत्री ने मुझसे कहा था, भले ही सरकार हमारी हो लेकिन बनी तो सिंधिया के कारण है, उन लोगों के कारण बनी है जिनने हमें समर्थन दिया। अभी तो बहुत पेंच फंसना बाकी है। अभी निर्दलीय अपने मसल को फ्लैक्स करेंगे। बीएसपी और सपा के जो लोग आए हैं, जो कमलनाथ के नहीं हो वो आपके क्या होंगे, वो यहाँ पे मसल फ्लैक्सेस करेंगे। देखिए, आपको अभी बहुत झुकना है, बहुत चीजें आगे आएंगी। मुझे लगता है मध्य प्रदेश की राजनीति का यह मेलोड्रामा काफी दिनों तक चलेगा। दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, प्रासंगिक हो या अप्रासंगिक हो, कि मध्य प्रदेश में मंत्रियों के पराजित होने का लगभग 50% आज तक ट्रेंड रहा है। 2003 से लेके 2018 तक, 2003 में तो लगभग 75% मिनिस्टर्स हार गए थे। बाद में 50% मिनिस्टर्स हारते हैं। तो जो 14 हैं उनमें से आप कितने वापस आएंगे, अतीत से आप देख लीजिएगा। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं सर। लेकिन ये मैं वही एक छोटा सा मेरा और सवाल था आपसे कि उपचुनाव के पहले ये सब चीजें। हेलो जी सर, उपचुनाव से पहले ये तमाम सारी चीजें, आपने भी कहा कि भले प्रासंगिक हो या ना हो, लेकिन मंत्रियों के बारे में आप जो कहते हैं कि हमेशा 50% 50-50 होता है, यदि ये 50-50 होता है तो फिर स्थिति तो और विकट हो जाएगी। देखिए, भाजपा के नेताओं ने अपने नेताओं को यही बात समझाई है कि नेता ही ने मुझसे कहा था कि हमसे कहा गया कि जो लोग मंत्री नहीं बन पाए वो उपचुनाव के बाद बन जाएंगे, क्योंकि सारे मंत्री तो जीतने वाले नहीं है। तो उनको भी अच्छी तरह से मालूम है। अभी तो दिक्कत यह है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो ये चंद्रमा की जिद है पाने की, और इसे कितने चंद्रमा आएंगे मुझे समझ में नहीं आता। मुझे लगता है इस तरह की जिदें एक सार्थक राजनीति में एक स्थायी सरकार के लिए ठीक नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। इस वक्त मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। नीलांशु जी हैं
कांग्रेस के विधायक और साथ ही यशपाल सिंह सिसोदिया मेरे साथ है। यशपाल जी, ये मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मुझे ही चंद्रमा चाहिए, ये जो जिद चल रही है ये भारी ना पड़ जाए आपको? देखिए मनोज जी, किसी कहावत को लेकर के, उस जमाने की कोई बात को लेकर के आज यदि बात की जाती है, ये प्रासंगिक नहीं है। ये किसने कह दिया कि ये सारे जो घटनाक्रम हो रहे हैं ये बिल्कुल ऑथेंटिक ही है, या इस प्रकार की बातें, कहीं नाराजगी का कोई स्वर उन लोगों के द्वारा प्रकट किया जा रहा है जो इस पर कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ये कयास है मनोज जी, और सबसे ज्यादा कयास लगा रही आज के समय में कांग्रेस। फिर दूसरा, समाचार पत्रों को और मीडिया को मैटर चाहिए। उनको जब तक समाचार नहीं मिलेगा तो कैसे क्या काम चलेगा? आप जैसे सभी समर्पित कार्यकर्ता नहीं है ना यशपाल जी? जी, आप जैसे सभी समर्पित कार्यकर्ता नहीं है ना, सीधे सज्जन समर्पित। शिवराज जी का 2 दिन का 3 दिन का दौरा, आज सभी बोल रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं कि लिस्ट को अप्रूव कराने गए हैं। ये किसने कह दिया कि उस लिस्ट में क्या है क्या नहीं है? और हमारा कहना कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने इसके साथ साथ मान लिया जाए कि वो किसी लिस्ट को लेकर के जाकर के गए भी हैं, तो अभी ये कहाँ तय हो गया है कि वो जो लिस्ट बन करके आ गई है, किसको क्या पोर्टफोलियो मिल जाएगा, आज मिल जाएगा या कल मिल जाएगा, उसके बाद अगर कोई कहता है कि साहब ये मेरा मनमाफिक नहीं हुआ है। हमारा कहना है मनोज जी कि मंत्री परिषद में आना ही अपने आप में एक बड़ा सुखद प्रसंग होता है, एक सुखद अनुभव भी होता है और एक वरीयता भी बनती है। अब ये बात तब आएगी मनोज जी कि कल यदि किसी को कोई ठीक ढंग का या उसके अनुकूल, उसकी मानसिकता के अनुकूल भी हो सकता है, उसकी योग्यता के अनुसार भी हो सकता है, और उसको अगर वो पोर्टफोलियो ना मिले, और तब इतनी लंबी देरी की वजह यशपाल जी बता दीजिए। और फिर कैबिनेट भी आज टालना पड़ा है। देखिए, कैबिनेट तो मनोज जी कई बार कई विषयों पर टलती भी है, ऐसा नहीं कि हार्ड एंड फास्ट है कि बन गए। तो शिवराज सिंह जी चौहान के समय से प्रारब्ध हुआ है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सोमवार मंगलवार को जनता से मिलना, जनप्रतिनिधियों से मिलना और फिर कैबिनेट होना, ये भी अगर लाइन किसी ने दी थी तो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने जिसको फॉलो बाद में अन्य लोग भी करते रहे हैं। लेकिन मेरा ये निवेदन है कि ये कुल मिलाकर के अगर 2 दिन दिल्ली में रहे शिवराज जी और नेताओं से मिले हैं, जन नेताओं से मिले हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले हैं, तो आपने भी देखा होगा कि कई मंत्रियों से मिलकर के उन्होंने मध्य प्रदेश के विकास की भी बात की। सारे के सारा घटनाक्रम अगर आप जोड़ेंगे कि किसी से भी मिल लिए तो उसमें सिर्फ लिस्ट ही लिस्ट है। अरे लिस्ट की कितनी गोपनीयता है, कितनी गोपनीयता नहीं है, क्या बाहर आएगी, क्या चलिए, सब भविष्य में। लेकिन मनोज जी, नीलांशु चतुर्वेदी जी मेरे साथ जुड़े। नीलांशु जी क्या कहेंगे? सिसोदिया जी हमारे बड़े सीनियर एमएलए हैं, बड़ा स्नेह भी करते हैं, हम लोग तो बहुत छोटे हैं अभी उम्र में। और मेरा निवेदन है कि मुझे भी दुख है इस बात का कि उस क्षेत्र से आते हैं जहां किसानों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने इतना अत्याचार किया था, और इनको मौका मिलता तो किसान हित की जरूर सदन में बात उठती है, हमेशा उठाते रहे सिसोदिया जी। तो अगर मौका मिलता तो जरूर किसान हित की बात प्रदेश में होती। एक बात। दूसरी बात, जो अभी मैं नहीं माखन खायो वाली बात पे सिसोदिया जी ने कहा, ये सब पुरानी बातें हैं, ये प्रासंगिक नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर भगवान कृष्ण मक्खन के लिए या किसी चीज के लिए जिद कर रहे हैं तो वो प्रासंगिक आज भी है। अगर आपको लगता है कि भगवत गीता, महाभारत और रामचरितमानस आपके हिसाब से आज प्रासंगिक नहीं है, तो ये सवाल थोड़ा गड़बड़ था कि प्रासंगिक नहीं है। रामचरितमानस आज भी प्रासंगिक है, उसी के अनुसार चीजें चलती हैं। रहेगी बात मंत्रिमंडल की, तो आपको भी पता है, हमारे सिसोदिया जी को भी पता है, पूरे प्रदेश की जनता को पता है। अभी पहले इतने दिन बाद मंत्रिमंडल बना, क्योंकि सौदे की सरकार है, तो सौदे की जब सरकार होती है, कंडीशंस की सरकार होती है, तो ये सारी चीजें होती है। इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। प्रदेश की जनता जो आज आशा भरी नजर से कांग्रेस की तरफ पहले देख रही थी, चाहे वो किसान का कर्जा रहा हो, चाहे बिजली के बिल की माफी की बात रही हो, आज वो सब अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मेरी तरफ से तो आज सब जितने गए हैं, मंत्री बने हैं, जो भी नहीं बन पाए, वो सब 2 महीने के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो बनना हो सब बन जाएं। लेकिन 2 महीने बाद जो ये मध्य प्रदेश की सरकार है, जो 24 सीटों में चुनाव होना है, वहाँ सबको सबक मिल जाएगा, सबको अपना असली चरित्र और चेहरा देखने को मिल जाएगा कि प्रदेश की जनता ने जो लोग सौदा करके जो लोग गए हैं, उनको अपने आप सबक मिल जाएगा कि प्रदेश में किस प्रकार का राज्य चाहिए। हमारे कमलनाथ जी का राज्य चाहिए, जो किसान हितैषी हैं, जो युवाओं के हितैषी हैं, जो हर वर्ग की चिंता करते हैं, और ये सारी चीजें जानते भी हैं। सिसोदिया जी, यशपाल जी सुन रहे हैं आप? नीलांशु जी एक बात सुन रहा हूं मैं। जी जी जी, जवाब दे दीजिए। नहीं, मेरा कहना, देखिए, वो जो बात मैया मैं नहीं माखन खायो, या जो भी बात कह रहे हैं, मैंने ही खायो, चंद्रमा मुझे दे दे माँ, ये चंद्रमा मुझे चाहिए, ये मंत्रिमंडल के जो अलग महत्वपूर्ण विभाग है वो मुझे दे दो, ऐसा कह रहे हैं आपके कृष्ण?
देखिए मनोज जी, ये बात और ये व्यवस्था, या यूं कहें कि वो बातें और आज की बातें, आप बताइए कि क्या ये प्रासंगिक? मैं इसलिए नहीं मान रहा हूं कि ये कौन कह रहा है कि मुझे अमुक डिपार्टमेंट चाहिए, ये किसने कहा, ये बता दीजिए मुझे आप। ये सब कपोल कल्पित बातें हैं सुधांशु जी। और हमारा कहना कि हम तो बहुत विश्वास करते हैं संस्कृति में, संस्कार में, पुरानी बातों में, प्रभु राम में, त्रेता युग में, महाभारत में, रामायण में, लेकिन उसके समय की बात में और आज जिस प्रकार से आप जोड़ रहे हैं, ये जोड़ना कदापि, इसका मतलब तो है कि जो कुछ घटना उस समय हुई थी तो वो किसी लाभ को लेकर के हुई थी क्या? यह कहा था तो इसलिए कहा था कि ये जरूरी है। मेरा फिर कहना है मनोज जी, ये जो विलंब हुआ है उस विलंब का कारण ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, वहां पदों का बंटवारा और मंत्रिमंडल का गठन गुटी राजनीतिक आधार पर नहीं होता है, और शायद इसीलिए अद्यतन अध्ययन कर करके इसको उस मुकाम तक पहुंचाया जा रहा है कि कहां किसमें कितनी काबिलियत है। और अगर भारतीय जनता पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व जिसको देखता है, बात तो मत करिए आप यशपाल जी, काबिलियत तो आप में भी बहुत है। नहीं तो मेरी काबिलियत को पार्टी ने स्वीकार किया ना था, मुझे 3 बार लगातार विधानसभा में टिकट दिया और जनता ने मुझे जिताया, कार्यकर्ताओं ने मेरे लिए काम किया है। और मैं विधानसभा में जिस फ्लोर पर बैठता हूं, जहां मैं बात करता हूं, कहीं ना कहीं मेरी अच्छाइयां होती, तभी तो मुझे सचेतक भी बनाया जाता है, तभी तो मुझे विभिन्न समितियों का सभापति भी बनाया जाता है, आसंदी पर भी मुझे बिठाया जाता है। खाली मनोज जी अगर ये कह दिया जाए कि यशपाल सिंह सिसोदिया को मंत्री क्यों नहीं बनाया है, ठीक है, अपरिहार्य कारणों से नहीं बने होंगे, कुछ पार्टी ने मंथन करने में लगा होगा कि इसकी जगह किसी और को बना दो, वो ज्यादा योग्य है, इसको कहीं और अवसर मिल सकता है, कहीं और अवसर दिया जाए। ये सब चीजें हमारे फ्लोर पर, प्लेटफॉर्म पर भारतीय जनता पार्टी का शीर्षस्थ संगठन तय करता है। और ऐसे में यदि माननीय मुख्यमंत्री जी जा करके, पहली बात तो ये कि 100% सूची की ही बात नहीं होगी, मैं इस बात का खंडन करता हूं। अगर वो मंत्रियों से मिले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो प्रदेश के विकास की भी बातें सामने आई, उन्होंने तो वर्जन भी दिया है, वक्तव्य भी आया हो गया कि हर बात के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ेगा और दिल्ली जाकर 2-3 दिन रुकना पड़ेगा। ये भी तो पहली बार ही हम देख रहे हैं, पहले कभी नहीं देखा। बीजेपी जाते हैं दिल्ली, सुबह जाते हैं, सूची लेकर शाम को लौट आते हैं, क्योंकि एक निश्चित रूप से आपका संगठन है, संगठन के सामने रखना होता है। लेकिन ये भी नहीं देखा कि 2-3 दिन रुकना पड़ेगा। मनोज जी, उसके पीछे कारण ये भी है, प्रदेश के विकास के बारे में भी तो मंत्रियों से चर्चा हुई। आप पूरी की पूरी 24 में से 24 घंटे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट में गठन, और कैबिनेट के गठन के बाद व्यवस्थाएं, व्यवस्थाओं के बाद फिर मंत्रालय का आवंटन, क्या एक ही विषय थोड़ी था क्या मनोज जी? नीलांशु जी, एक ही विषय को लेकर नहीं जाना पड़ रहा है दिल्ली, दरअसल मंत्रियों से मिलना है। आप देखिए कि मुलाकात हुई अलग अलग मंत्रियों से, मध्य प्रदेश को कई सारी सौगातें मिलना है, लेकिन कांग्रेस तो कुछ और कह रही है। देखिए सिसोदिया जी बहुत सीनियर है, अपनी भावनाएं प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। मुझे भी दुख है, भगवान श्री राम और कृष्ण से यही प्रार्थना करूंगा कि उनके जिले से भी इनको प्रतिनिधित्व मिले, क्योंकि हम लोग सुनते हैं विधानसभा सदन के अंदर बहुत बेबाकी से और बहुत चीजें करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं रहेगी। बात शिवराज सिंह जी की, दिल्ली सुबह जाते थे, शाम को आ जाते थे, पूरा मंत्रिमंडल का पेच फंसा हुआ है, क्योंकि जो कांग्रेस से आयातित लोग हैं जिन्होंने सौदा करके भारतीय जनता पार्टी में गए, उन्होंने पूरे संगठन को, पूरी भारतीय जनता पार्टी को हाईजैक करके रखा है। और रहेगी बात शिवराज जी की, तो उनको दिल्ली जाने दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में उनको दिल्ली रहना है। अब तो मध्य प्रदेश की जनता वैसे भी उनको वहाँ विदाई की तैयारी करके रखी है, थोड़ा बहुत जो कसर बाकी थी वो, हमारे क्षेत्र में कहावत है ना कि शादी के बाद गौना बाकी है, तो अभी गौना होना बाकी है। तो उपचुनाव में जो है गौना भी हो जाएगा, तो परमानेंट वो दिल्ली में ही रहेंगे और वहीं से अपना करना है। इसीलिए कमलनाथ जी महाकाल की शरण में जा रहे हैं आज। हम लोग तो हमेशा महाकाल और भगवान राम की शरण में रहते हैं। चित्रकूट से आता हूँ, भगवान कामतानाथ की धरती से आते हैं, गैबीनाथ की धरती से आते हैं। भगवान राम ने 11.5 साल बिताया है। हम लोग तो राम भक्त लोग हैं, भगवान की शरण से ही, भगवान के दिशा निर्देश पे ही चलते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज सिसोदिया जी के मुंह से इतने अच्छे वक्ता और ये कह रहे हैं कि आज भगवान कृष्ण और राम इनके लिए प्रासंगिक नहीं है। ये हमारे लिए हमेशा प्रासंगिक है, क्योंकि उनके जीवन, उनका जो जीवन दर्शन है, उसी जीवन दर्शन के अनुसार ही हम लोग अपने जीवन को यापन करते हैं। देख लो आप, आज निकल गया है मुंह से, पता नहीं कैसे निकल गया कि कृष्ण, भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं कि मुझे चंद्रमा चाहिए, भगवान कृष्ण अगर कुछ कह रहे हैं, तो आज बीजेपी के लिए भगवान कृष्ण, राम, महाकवि तुलसीदास, कालिदास, जो भी वेद और पुराण हैं, वो कुछ भी प्रासंगिक नहीं है। इनके लिए सिर्फ प्रासंगिक ये है कि कैसे सत्ता मिले, सत्ता के लिए हम प्रदेश की जनता को बेच दें, चाहे हमको विधायक खरीदने पड़े। मुझे लगता है बीजेपी, भारतीय जनता दर्द है कांग्रेस का या बीजेपी की हकीकत है? ये कांग्रेस का बिल्कुल दर्द नहीं है, कांग्रेस का दर्द नहीं है, ये तो प्रदेश की जनता को जो छला है। आप ये समझो, जो लोग वोट दिए हैं
आज चंबल में जाइए या जहाँ पे भी इलेक्शन है वहाँ जाइए, वहाँ लोग कहते हैं कि बताओ हमने इतनी मेहनत से इतनी आशा के साथ इनको वोट दिया था, हमारा किसान का कर्जा 1 लाख तक माफ हो गया, 2 लाख 30 जून से माफ होना था, लेकिन बीजेपी वाले कर नहीं रहे। जो 100 रुपए हर वर्ग का बिल आने लगा था वापस वो 2000 3000 आने लगा। तो एक छला हुआ, एक ठगा हुआ महसूस कर रही है जनता। कोई बात नहीं, जो दिल्ली जा रहा है उसको दिल्ली जाने दीजिए, जो अमेरिका जाना चाह रहा है उसको अमेरिका जाने दीजिए। दो महीने मनोज जी इंतजार करिए, बहुत चीजें साफ हो जाएंगी। दिल्ली वाले जो दिल्ली आना जाना लगा। यशपाल जी और थोड़ा सा इंतजार करिए बोल रहे हैं, लेकिन क्या ये मान लिया जाए कि आज मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ विभागों का वितरण हो जाएगा, क्योंकि शिवराज जी लौट रहे हैं? एक तो मनोज जी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो नीलांशु जी जो मेरे मुंह में डाल रहे हैं शब्द, वो मैंने कही नहीं है कि मैं कृष्ण और राम को प्रासंगिक नहीं मानता। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं नीलांशु जी से पूछूं कि चलिए आप जो आरोप हमारे ऊपर मंड रहे हैं कि सिंधिया जी के गुट के लोगों को जिस प्रकार से मंत्री बनाया उनको मलाईदार या जो उनकी इच्छा अनुसार वैसा पोर्टफोलियो चाहिए, तो क्या जब सिंधिया जी कांग्रेस में थे और सिंधिया जी के लोग जब विभिन्न पदों पर आसीन थे, फिर चाहे वो हेल्थ मिनिस्टर हो चाहे वो अन्य मिनिस्टर हो जो भी थे उनके समय में, तो क्या सिंधिया जी के कहने से उनको इस प्रकार से पोर्टफोलियो मिले थे क्या? इनको आवंटन हुए थे क्या? ये मेरा कहना है। देखिए तब क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था ये सिसोदिया जी को नहीं कहना चाहिए, लेकिन अभी क्या हो रहा है ये जरूर महसूस होना चाहिए। और उन्हीं की वजह से जो लोग पहुंच गए हैं, सिसोदिया जी आप मेरे बड़े भाई हैं, मेरा बिल्कुल हृदय से इच्छा है, क्योंकि जब आप बोलते थे, आप सदन में सभापति भी कई बार रहे, हम लोगों को बोलने का भी मौका दिए, लेकिन हृदय से इच्छा थी कि आपको मौका मिलता और आप किसान हित की बात करते, जो प्रदेश हित की बात होती वो आपके अंदर। एक चीज ये भी है कि आप कांग्रेस बीजेपी नहीं देखते हैं, आप नए लोगों को बोलने का अवसर भी देते हैं और हर वर्ग की चिंता करते हैं। ये एक अच्छे नेता के गुण हैं। आप बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का। और यशपाल जी, इतना अच्छा मिलन कहाँ होगा, आपके छोटे भाई स्वरूप कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति, और वास्तव में आप अच्छे व्यक्ति है। ये बात अलग है कि पार्टी कई दफा बहुत अच्छे व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं समझ पाती है, और आज ये चर्चा हो रही। लेकिन सवाल यह है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, विस्तार के बाद विभागों का वितरण नहीं हुआ, जिससे लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे। पैंच कहां फंसा? लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पैंच जो फंसा था उसको 3 दिन तक रहने के बाद निकाल लिया गया। लेकिन यदि बार बार दिल्ली जाना पड़े किसी काम के लिए, 3 दिन रुकना पड़े, तो फिर सवाल बड़े हैं, और इन सवालों की तरफ कांग्रेस की नजर है। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रही IND 24 पर।